हेलो। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी ग्रुप डी के लिए। मैंने 2 वीडियो भेज दिए हैं, वो देख लेना। एक ये वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी को बेसिक कवर करेंगे। देखो, पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी होता है कि देश में कैसी व्यवस्था है, कितना भाई कौन राज कर रहा है, किस तरीके से राज किया जा रहा है, कैसे सरकारें चल रही, कैसे बनती हैं। तो उसमें कुछ संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कैसे बनते हैं। जैसे प्रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, हमारा जुडिशरी है, न्यायपालिका। तो जो 3 वो चीज़ें बोली जाती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को, एक सेकंड वीडियो देखने चल, लेकिन हाँ बन रही है। देखो, 3 चीज़ें होती हैं। एक लेजिस्लेचर जो अपनी MP या MLA हो गए या पंचायत के लेवल पे हो गए, वो हो गया लेजिस्लेचर जो करते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, भाई IAS IPS या जितने भी, जैसे कोई भी किसी भी विभाग में काम कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव हो गए, वो उन पॉलिसीज़ को लगाने में काम करता है। तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के लोअर कोर्ट। और फिर होती मीडिया, बोला जाता है 4 स्तंभ बोलते हैं ना अपन, चौथा मीडिया। लेकिन 3 जो बोले जाते हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब अंग्रेज़ हमारे देश में शासन किया अंग्रेज़ों ने, तो 1773 में उन्होंने कोई ना कोई छोटा मोटा कानून लाना शुरू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए थे। फिर 1858 तक उनका राज चला। 1857 की क्रांति हुई। फिर उसके बाद वह कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज़ों वाली कंपनी, उस कंपनी की बजाय सरकार ने कंट्रोल ले लिया 1858 से। वो 1947 तक रहे। 47 में 15 अगस्त में हमें आज़ादी मिल गई। तो क्या हुआ कि भाई हमारे ऊपर वो आ गया कि हम हमारा संविधान बनाएं कि देश चलेगा कैसे। आज़ादी तो मिल गई। तो उससे पहले जो अंग्रेज़ बहुत से कानून लाए थे, उसमें से एक था भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसका सबसे बड़ा रोल है, जो हमने संविधान हमारा लिया ना, ज़्यादातर उसी से चीज़ें ली थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने और देशों से भी ली थी, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया। कई लोग कहते हैं ना भाई अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया था, इधर उधर से चुराया है। चुराया की बात नहीं होती। होता क्या है कि भाई आप दूसरों की, अब ये थोड़ी है कि आप सारी उम्र परेशान होकर देखोगे फिर सोचोगे ज़िंदगी तो एक ही है। तो ऐसे ही वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने औरों की जो कमियां थी वो देखी, और सारे देशों का जो संविधान था उसकी अच्छाइयाँ देखी, और वो हमने लागू कर दी। इसे चोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं दूसरों से सीखना। समझ रहे आप। तो वो उन्होंने संविधान बनाया, देखो अकेले उन्होंने नहीं बनाया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिन्होंने बनाया था कि शुरुआत में क्या होगा, बाद में क्या होगा, ड्राफ्ट किया था सारा। तो इसलिए भाई जो लड़ती तो सेना है, नाम तो कैप्टन का या जो भी लीड कर रहा है उसका आता है। तो वैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए बोला जाता है कि वो आर्किटेक्ट थे उसके संविधान के। 1946 में भाई ये हुआ कि भाई अब आज़ादी मिल जाएगी, तो 1946 में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। नेहरू जी उसके वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर क्या हुआ, इसी को जब आज़ादी मिली तो यही फर्स्ट कैबिनेट बना दिया फ्री इंडिया का। उस वक्त इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन जाके हुए 1951 में। ये तो भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन से सेलेक्ट करवा दी थी भाई। कुछ स्टेट्स ने भाई ये बोला कि हमारी तरफ से ये बनेगा, इसको नियुक्त कर दो इनडायरेक्टली। तो ऐसे करके कैबिनेट बनी थी। नेहरू जी उसके प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ फैक्ट हैं, कई बार एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ, 22 जुलाई 1947 में, यानी आज़ाद हुए उससे थोड़े दिन पहले, कि ये झंडा होगा हमारा नेशनल फ्लैग, इस पर अडॉप्शन हो गया। फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। एंथम कौन सा है अपना, जन गण मन, और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। ये 24 जनवरी 1950 हमने हमारा संविधान बनाया था, और कुछ थोड़ा सा उसमें से लागू कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। वो था 26 नवंबर 1949, और उसको पूरी तरीके से लागू किया था 26 जनवरी 1950।
49 में हमने 26 नवंबर 1949 में भाई उसे अडॉप्ट और वो कर लिया था और थोड़ा सा लागू भी कर दिया था कुछ हिस्से को। लेकिन मेजर पार्ट 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी इसलिए किया था कि हमने पूर्ण स्वराज का 1929 में और 30 में वो किया था कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा डिमांड रखी गई थी। तो जिस तारीख को वो मनाया था हमने पूर्ण स्वराज का दिन, उसको याद करने के लिए हमने 26 जनवरी की तारीख चुनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे। 24 जनवरी 1950 संविधान बनने में 11 बार बड़े बड़े सेशन हुए थे। सेशन होता है कि भाई एक बार, जैसे अभी सेशन चलते हैं विधानसभा में, जो अपने स्टेट लेवल पे विधानसभा है, ठीक है, एमएलए चुने जाते हैं, और भाई सेंटर में जैसे मोदी सरकार है वहाँ लोग होते हैं एमपी बोले जाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, देखो हमारे पार्लियामेंट में 3 चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है कि नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भी कानून कब बनता है, समझे, लोकसभा करेगी उसे पास, फिर राज्यसभा करेगी, या राज्यसभा करेगी फिर लोकसभा, दोनों हाउसेज पास करेंगे उसको, फिर प्रेसिडेंट की हाँ होगी, वो साइन कर देंगे कि चलो ये कानून बन गया तो बन जाएगा। लेकिन उनके पास ये पावर है कि भाई वो ना भी करें साइन, वो रखे रहे हैं उसे, समझ रहे हैं। ऐसे ही स्टेट पे होता है, अगर 2 हाउस हैं स्टेट में, जैसे अपना तो छोटा राज्य है हरियाणा, हरियाणा में तो एक ही है भाई विधानसभा होगी, चंडीगढ़ में विधान, अगर कई जगह विधान परिषद भी होती है, जैसे भाई अपने राज्यसभा है, ऐसे बड़े जो राज्य है ना कई, उनमें ये चीज़ भी होती है, जैसे यूपी में है, समझ रहे हैं आप। तो पहला 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको पास होने में। पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ। 1967 51 से 1967 16-17 साल तक नेहरू जी ही थे। उनकी डेथ के बाद बवाल और पॉलिटिक्स अलग टाइप की चली, लेकिन 17 साल तक वही वो थे। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष मैं बता चुका, डॉक्टर अंबेडकर जी थे। 26 नवंबर 1949 हमारे प्रियम्बल में क्या होता है ना, सबसे पहला पन्ना आप जब उसको खोलते हो ना, तो पहला पन्ना है प्रियम्बल। अमेरिका से लिया था हमने प्रियम्बल, भाई ज़्यादातर उससे वो लिए थे कि भाई प्रियम्बल कैसा होता है, क्योंकि अमेरिकन को भाई हमने हर देश से सीखा है, तो हमने अमेरिका से क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए थे कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हर होते हैं ना कि कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, तो वो और प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया था। और ज़्यादातर जो हमारी राजनीति है, पॉलिटी है कि भाई लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, प्रेसिडेंट होगा, जुडिशरी होगी, ये होगा वो होगा, ये हमने ज़्यादातर ब्रिटिश से लिया है। अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो भाई उससे लिया है हमने, उसी से बहुत कुछ सीखा है। 1949 के 26 नवंबर ने संविधान लागू है। इसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। याद रखना, 26 जनवरी मत ठोक देना इसको। प्रियम्बल वाज इनेक्टेड, ये जो हमारा पूरा संविधान लागू किया गया उस पर 284 लोगों ने साइन किया, उसके बाद प्रियम्बल को लागू किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को मेजर पार्ट वाज इनेक्टेड, इसे बोलते हैं डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, जब से ये लागू हुआ। आज की तारीख में क्या है ना, तब 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, अब क्या है 448 आर्टिकल हैं, कई जगह 470 भी दे रखा है, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। 4 शेड्यूल और नए ऐड हुए हैं, वो कौन से हम देख लेंगे। एक होता है अंतरात्मा, जो फिलोसॉफिकल पार्ट होता है ना हमारे संविधान का, वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक फंडामेंटल राइट कि किसके क्या क्या अधिकार है, और एक है डीपीएसपी। उन दोनों चीज़ से मिलके बनता है फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अब देखो, फंडामेंटल राइट तो हो गए कुछ मौलिक अधिकार जो भाई नागरिकों को हैं, कि भाई आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ हैं फंडामेंटल राइट, मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक डीपीएसपी क्या चीज़ होती है कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, यानी कि कुछ बात कह रखें, कोई भी कानून बनेगा तो वो किस तरीके का होना चाहिए। जैसे वो नारी विरोधी नहीं होना चाहिए, हैं द्वेषपूर्ण, भाई लोगों के बीच में लड़ाई करवाने वाला नहीं होना चाहिए, तो कुछ गाइडलाइन है। लेकिन फंडामेंटल राइट तो भाई कानून के द्वारा है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट टूट गया तो वो सीधा जा सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या हाई कोर्ट में। लेकिन डीपीएसपी ऐसा है कि ये होना चाहिए वाली चीज़ है, समझ रहे हैं। 4 बजे उठना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए,
चाहिए वाली बात है। ये नहीं होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी ने डीपीएसपी तोड़ दिया भाई, सरकार ने देखो डीपीएसपी नहीं माना, समझ गए। अब हमारे संविधान के कुछ फीचर हैं कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या बात बोली है। वो एक मिक्स है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि हमारा संविधान रिजिड भी है। रिजिड मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लिखा नहीं है, कुछ बोल नहीं रखा ना भाई, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और वो हर बार मानी जाएंगी, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो हो गया जैसे मारे डालेंगे, ये नहीं है तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे भाई, ये नहीं हुआ तो ना, फ्लेक्सिबल है, उसमें अमेंडमेंट हो सकती हैं। आर्टिकल 368 है जो अमेंडमेंट को बोलता है। अमेंडमेंट देखो 3 तरीके से होती है। एक तो होगी कि भाई अमेंडमेंट हो रखी है, अमेंडमेंट के लिए भाई पार्लियामेंट में कोई चीज़ आई तो उन्होंने क्या बोला कि हम भाई पहले मान लो ये चीज़ है कि भाई टैक्स इतना लिया जाएगा, अब ये हो गया भाई इसमें बदलाव करो भाई, थोड़ा कम करो टैक्स, ठीक है। या कोई भी और चीज़ आ गई तो 3 चीज़ों से होता है। एक तो ये हो गया कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। वो सिंपल मेजोरिटी होती है कि भाई मान लो 545 एमपी हैं, ठीक है, लोकसभा में, उसमें से मान लो 300 आ रखे हैं, तो उससे आधे से ज़्यादा, यानी कि जो प्रेजेंट है ना, समझ रहे हैं, जो प्रेजेंट हैं, टोटल नहीं कह रहा मैं, जो प्रेजेंट है, मान लो प्रेजेंट 300 हैं, तो उस 300 का थोड़ा सा पार्ट वो हो गया सिंपल मेजोरिटी। फिर होती है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ये जो टोटल है ना मेजोरिटी, उसका 2/3 होना चाहिए। इसका 50% था, इसमें क्या है 2/3 ऑफ प्रेजेंट जो आ रखे हैं उनके 2/3 और 50% टोटल के, 2 चीज़ें होती हैं। 2/3 तो भाई जो आ रखे हैं उनके और 50% उसके, और होती है एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तब एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, जैसे ये भी एक मेजोरिटी होती है। आप डिटेल में ना जाओ, इनकी आवश्यकता नहीं है आपको, मैं देख के बता सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता है। दूसरा हमारा फेडरल सिस्टम है भाई। ऐसा नहीं है, फेडरल सिस्टम का मतलब है संघवाद। भाई केंद्र की भी अपनी जगह वैल्यू है, स्टेट की भी। ऐसा नहीं है कि भाई सेंटर सरकार चाहे और भाई तो कुछ भी कर दे ना, कानून के द्वारा चलता है राज भाई। अपने अपनी सबकी लिमिटेशन है, सेंटर की अपनी है, स्टेट की अपनी है। फिर है ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे देखो तीनों चीज़ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की बराबर पावर है। ऐसा नहीं है भाई दोनों तीनों है ना एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती चलती हैं, मतलब कुछ इसके अधिकार हैं, कुछ इसके, ये इन दोनों को चेक करती है और ये इन दोनों को चेक करती रहती है कि भाई तुम ज़्यादा आवाज़ी में तो नहीं हो, ये चलता रहता है। तो वही कह रखा है, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी का मतलब है चौधर भाई, उसका हक, मेजोरिटी। तो हमारा संविधान है ना मिक्स है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का भी भाई संविधान भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, दोनों चीज़ों का मिक्स करके वो चीज़ है। फिर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट भी है, इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट मतलब दबाव में नहीं आती किसी के, और इंटीग्रेटेड मतलब मिल के है। मिल के इन सेंस सेंटर का अपना काम चल भाई, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बोल दिया कि हरियाणा में भाई पंचकुला में ये चीज़ होगी, ये कानून लागू होगा, तो ऐसा नहीं कहेगा कि हरियाणा का नहीं भाई हम नहीं लागू करते, ना ना, इंटीग्रेटेड है, उसका असर हर जगह आएगा। फिर फंडामेंटल राइट है, इससे सवाल ज़रूर बनता है जी। देखो फंडामेंटल राइट हमारे क्या है, पहले 7 थे अब 6 हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, वो अब लीगल राइट बना दिया 301 के तहत, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट का मतलब ये भाई जीवन निर्वाह करने के लिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए हैं, समझ रहे हैं। ये लाइफ में रिक्वायरमेंट हैं अपनी लाइफ को नॉर्मली और अच्छे से व्यतीत करने के लिए, ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। आर्टिकल 14 से 18 है, एक फंडामेंटल राइट होते हैं 12 से 35 तक, तो उसमें से 14 से 18 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, सारे बराबर है भाई, समानता का अधिकार है, ठीक है, किसी को किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करके वो नहीं किया जाएगा। 14 से 18 है राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 ये कर्म अनुसार चल रहे हैं। 19 से 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है, आज़ादी काम करने का, आज़ादी भाई कहीं भी प्रोफेशन का, स्पीच देने का, कुछ भी करने का, राइट टू फ्रीडम, कुछ राइट्स हैं ये। फिर क्या है,
आर्टिकल 23 से 24 क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा भाई बच्चों का या औरतों का, कि भाई उनको गलत काम में लगाया जाए या बच्चों को भाई गलत ऐसे चीज़ों में काम में लगाया जाए। उनकी ट्रैफिकिंग नहीं होगी, यानी कि उनको भाई अवैध पकड़ के किसी गलत धंधे में नहीं डाला जाएगा। वो हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। 25 से 28 क्या है? धर्म का अधिकार है। भाई आपको हर एक बंदे को अधिकार है अपने धार्मिक संस्थान बनाने का, उनके लिए चंदा इकट्ठा करने का, और किसी पे भाई अब पढ़ाई का काम है तो उस पर थोपा नहीं जाएगा कि भाई तेरा ये काम है, भाई तू जाके ये काम कर। मतलब सॉरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये होता है ना कि भाई अब मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें ज़बरदस्ती थोप दिया जाए कि भाई तू ये हनुमान चालीसा पढ़ या तू ये इस्लाम का ये पढ़। नहीं नहीं, आपके ऊपर ऐसा थोपा नहीं जाएगा। तो वो है, वो इसमें आगे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं 29 और 30। ये होते हैं कि भाई जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ना, भाई जो कई हैं जो हमारे देश में कम है, जैसे सिख हो गए, जैन हो गए या मुसलमान हो गए, वो कम हैं, तो उनके कुछ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है। फिर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आत्मा है हमारे संविधान की, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मान लो इन राइट्स को कोई देना, तो इनको लागू कैसे करा जाएगा? आर्टिकल 32 के तहत इन संविधानों की रेमेडी है ये, वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। मान लो इन चीज़ों को ना माने तो उन चीज़ों का ही अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 बहुत काम का आर्टिकल है। फिर हुआ क्या कि भाई ये लागू हो गया, लेकिन क्या होता है ना, देखो कोई भी देश या कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती, उसमें कमियां होती हैं, तो उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हम अमेंडमेंट लाते रहते हैं। कुछ कमियां हैं तो उनको लाते रहते हैं। ठीक है। तो उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं, उसमें से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया वो आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनेक्ट कर दी। भाई ये फंडामेंटल राइट की सब बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कौन करेगा? भाई सबकी ड्यूटी भी है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सरदार जी थे स्वर्ण सिंह, उनके अध्यक्षता में एक वो किया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और कंसेप्ट लाओ। ये तो जो जिसको भाई नारे लगाने हैं या बदमाशी करनी है वो खुलेआम कर लेते हैं, कहते हैं हमारे तो मौलिक अधिकार हैं। अरे भाई मौलिक अधिकार हैं अपने आप, आगे क्या कुछ ड्यूटी भी हैं वो भी करो। तो 42nd अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई इसमें, और इसमें एक सेक्युलर वर्ड भी इंक्लूड किया गया प्रियम्बल में ना, सेक्युलर सोशलिस्ट, दो वर्ड आए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड। ठीक है। फिर आया कुछ और हैं हमारे जो संविधान के बेसिक फीचर हैं। एक है सिंगल सिटीजनशिप, नागरिक एक ही देश का हो सकता है। जैसे अभी अक्षय कुमार जी थे, वो कनाडा के थे तो वो भारतीय नागरिक नहीं थे। हमारा देश का है तो भाई हमारे देश का रहेगा, एक ही देश के, दो देश के हम अलाउ नहीं करते। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो अपने देश का भी नागरिक है और हम अपने स्टेट का भी है। जो कर अपने भाई राज्य हैं तो वहाँ भी राज्य हैं, वो दोनों का है ना। हमारे एक का ये भारत का नागरिक है, उतने अधिकार केरला में रहने वाले के उतने हरियाणा और उतने ही जम्मू कश्मीर। फिर हमारे कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, भाई कोई संकट आ जाए तो इमरजेंसी के कुछ प्रोविज़न, 3 तरीके के इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी पूरे राष्ट्र के लेवल पे, एक होता 352 आर्टिकल के तहत, ये जो लिख रखे हैं ये आर्टिकल हैं संविधान के किस आर्टिकल के तहत है। फिर एक है प्रेसिडेंट रूल, 356 और 365, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मान लो कोई भाई स्टेट की गवर्नमेंट कोई बदमाशी कर रही है या बिल्कुल कत्लेआम मचा रही है या भाई संविधान के अनुसार नहीं चलना चाह रही है, तो सेंटर लगाता है ये प्रेसिडेंट रूल। उसकी सिफारिश गवर्नर करता है या फिर भाई सरकार सीधे भी लगा सकती है। 365 और 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, पैसा खत्म हो जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है, 90-92 में एक बार हालात हो गए थे लेकिन तब भी नहीं लगी थी। प्रेसिडेंट रूल लगता रहता, बहुत बार लग लिया, 100 के आसपास लग चुका, 100 से ऊपर लग लिया। नेशनल इमरजेंसी लगी थी एक बार 65 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब लगी थी, और एक 76 में तो लगी ही थी। लेकिन अब क्या है, पहले नेशनल इमरजेंसी ये था कि हालात सेंटर को लगा तो कर दिया, लेकिन 42वें संशोधन के बाद क्या हुआ भाई, ऐसा नहीं है कि मन किया तब लगा दिया, कुछ हालात होने चाहिए। और अगर जब तक कि आर्म्ड रेबेलियन नहीं है ना भाई, हथियारबंद विद्रोह नहीं हो रहा है, मान लो स्टेट में 100 आदमी इकट्ठे खड़े होके, जब तक भाई आप कुछ बोल रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार हाय हाय डूब जाओ मर जाओ कुछ भी बोल रहे हैं, तब नहीं लगेगी
ये नेशनल इमरजेंसी वो तब लगा सकते हो आप जब कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, यानी कि बंदूक लेके खड़े हैं वही लोग बंदूक लेके कि हम गिरा देंगे सरकारों को, तब आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हो। फिर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सवाल आ सकता है, 2 संशोधन और हुए, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन 1992 में। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ। 73वें में पंचायतों का राज आया। वैसे 2 अक्टूबर 1958 या 1959 में बलवंत राय मेहता जी नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत करी थी। ये मुझे 58 है 59 ये देखना होगा। लेकिन उसके बाद है ना, कोई सिस्टम फॉर्मल नहीं था, तो क्या किया कि इसको वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का, अभी तो कोई किसी का मन होता है तो करा देता, नहीं है तो नहीं करवाता, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बनाने के लिए 73वां है पंचायत से रिलेटेड, 74वां है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, और 73वें में आर्टिकल 11th मतलब सॉरी शेड्यूल 11th इंक्लूड हुआ, 12 शेड्यूल है ना, तो 11वां है पंचायत से रिलेटेड, 12वां म्यूनिसिपैलिटी से म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, 11वां और 12वां शेड्यूल। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वो पार्ट 1 में आता है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में आता है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 5 में आता है। तो सिटीजनशिप तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अभी आपने एक बात सुनी होगी, इंडिया दैट इज़ भारत, कोई कह रहा है इंडिया बोलेंगे, कोई कह रहा है भारत बोलेंगे, बात एक ही है, कुछ भी बोल लो। हमारी ये लाइन लिखी गई है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि हिंदुस्तान जो कि भारत है, तो आप इंडिया बोलो भारत बोलो एक ही बात है, दोनों नाम एक्सेप्टेड है हमारे लिए। सिटीजनशिप कौन किसका नागरिक बनेगा, आर्टिकल 5 से 11 में। फंडामेंटल राइट 12 से 35 में बता चुका हूँ आपको। डीपीएसपी 36 से 51 क्या होना चाहिए। फिर फंडामेंटल ड्यूटी 51A में। राज्य सरकार पार्ट 5 में नहीं आता शायद, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में आता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट 5 में नहीं 4A में, 5 में आता है राज्य सरकार है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 में आता है स्टेट गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 152 से 237। फिर इसी के अंदर क्या होता है कि हाई कोर्ट कहाँ होगा। ठीक है, हाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक बॉडीज़ हैं, फिर और कई चीज़ें हैं, जैसे भाई लेजिस्लेचर क्या होगा, डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, विधानसभा क्या है, उनके बारे में। अब कुछ शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए, वो पढ़ने। 12 शेड्यूल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो मैं आपको वो बता देता हूँ, 11वां 12वां मैं बता दूँगा। 11वां पंचायत, 12वां म्यूनसिपैलिटी कमेटी। ठीक है, आर्टिकल और सारे इंपॉर्टेंट हैं यार, ऐसे नहीं कह सकते कि भाई और, लेकिन ये 3 ध्यान रखोगे। एक 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है डिसक्वालिफिकेशन का। भाई MP MLA की क्या हरकत करेंगे तब उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, शेड्यूल बना रखा है। पहला शेड्यूल है कि हमारे स्टेट्स के क्या क्या नाम हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के क्या क्या नाम होंगे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, उनके नाम है। दूसरा है इमोलमेंट, उनकी तनख्वाह, जो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जितने और ये संस्थान है ना, उनकी तनख्वाह क्या होगी या उनके काम प्रिविलेज क्या होंगे। उनके प्रिविलेज एक वर्ड होता है कि देखो अब MP MLA हैं तो उनके कुछ अधिकार हैं ताकि भाई वो अच्छे से काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि कोई जाके ले MLA को पीट दिया, पुलिस जब चाहे जब उठा ले जाए, नहीं नहीं नहीं, कुछ उनको स्पेशल अधिकार दे रखे हैं। हालांकि वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हैं, सब आदमी बराबर होने चाहिए, लेकिन भाई है क्या करें। फिर तीसरा है उनकी शपथ लेंगे वो। फिर है हर स्टेट की कितनी राज्यसभा की सीट हैं, जैसे हरियाणा की राज्यसभा सीट है 5। आर्टिकल 5 और 6 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो हरियाणा में है ना SC कैटेगरी तो है, शेड्यूल्ड कास्ट है, लेकिन ST नहीं है। हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ में क्या कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है। वनवासी जितने हम बोलते हैं ना एक तरीके से आदिवासी, वो कोई भी जनजाति नहीं है हमारे यहाँ। तो आर्टिकल 5 शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेट करता है। आर्टिकल 6 AMTM, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे। आर्टिकल 7 है भाई, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई भी किसी चीज़ पे भी कानून बना देगा, हर एक का दायरा निश्चित है, तो उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, भाई जिन पे केंद्र कानून बनाएगा। एक है स्टेट लिस्ट जिस पे
हरियाणा सरकार या कोई भी स्टेट बनाएगा। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें पे दोनों बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे मैरिज होगी, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये इस चीज़ में आगे। 8वां है लैंग्वेजेज में, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं हमारे यहाँ, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज। फिर 9वां है, ये एक ब्लैक बॉक्स है, यानी कि कोई भी कानून जिस पे सरकार चाहे कि इस पे एक्शन ना हो, वो 9वें शेड्यूल में आएगा। आर्टिकल 10वां है कि डिस्क्वालीफाई कर दो भाई। 11वां पंचायत, 12वां म्यूनसिपलिटी। रिपीट करता हूँ, पहला स्टेट का नाम, दूसरा उनकी तनख्वाह, तीसरा उनकी शपथ, चौथा राज्यसभा में किस स्टेट की और किस उसकी कितनी सीटें होंगी, 5वां शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब, छठा है AMTM, इन स्टेट्स में जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनके बारे में। 7वां है कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और इन लिस्ट के बारे में। 8वां लैंग्वेज। 9वां भाई कि किन के ऊपर जुडिशरी एक्शन नहीं लेगी। फिर 10वां डिस्क्वालिफिकेशन का, 11वां पंचायत राज का, 12वां म्यूनसिपलिटी का। देखो एक चीज़ है, एक है ना 1973 में एक इम्पोर्टेंट केस आया था, केशवानंद भारती केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस, ये हुआ क्या था कि भाई कुछ ज़मीन ले ली गई और बोला कि आपका अधिकार नहीं है इस पे, ये किसी मोडे की ज़मीन थी, वो ले ली। वो बोला अरे भाई ये तो हमारी ज़मीन है, तुम कैसे ले सकते हो, हमारा मौलिक अधिकार है, आप ले नहीं सकते। सारा मुद्दा उठा, सारी बातचीत हुई, केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद बातचीत हुई, सरकार ने दिया एक है ना बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर की, भाई कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारी संविधान में जो बोल रखी हैं कि भाई सबको समानता का अधिकार है, ठीक है, और सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, भाई आज़ाद है, जुडिशरी आज़ाद है। तो ऐसे कुछ मौलिक मतलब सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, उसको सरकार अब कोई भी रूल बनाती है, उसको अगर वो तोड़ेगा तो सरकार उस रूल जुडिशरी उस रूल को ही ख़राब कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है। 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कई देशों से बहुत कुछ लिया है। USA से हमने लिया फंडामेंटल राइट और आयरलैंड से हमने लिया DPSP, क्या होना चाहिए। अब कुछ आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 है आज़ादी है। देखो मैंने राइट टू फ्रीडम बताया था ना, राइट टू फ्रीडम बताया था 1922, उसी में से 2-3 आर्टिकल हैं। 19 से 22, इसमें क्या 19वां है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी है भाई, कुछ काम करने की आज़ादी है, ये कुछ आज़ादियाँ हैं, ठीक है। फिर एक आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबको अपनी भाई किससे शादी करनी है, कहाँ रहना है, ये राइट टू लाइफ में आ जाती हैं कुछ चीज़ें, साफ़ पानी, साफ़ हवा, ये है ना ऐसा आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, ठीक है। मोस्ट लिविंग वो है जिंदा फंडामेंटल राइट है, इसमें बढ़ती जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी या अपने वो देता है ना, उसी के अंदर इसमें एक आधी चीज़ बढ़ा देता है कभी ना कभी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। फिर है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर होंगे। लेकिन मान लो अब राष्ट्रपति है या भाई MP MLA बताए उनकी प्रिविलेज होते हैं, वो उसके खिलाफ है। आर्टिकल 15 है कोई भाई किसी के खिलाफ भी RRCSP पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस, काला है, गोरा है, रेस हो गया। रिलीजन, धर्म पे, सेक्स, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्लास, अमीर है, गरीब है, और प्लेस ऑफ बर्थ, कौन पैदा कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, प्लेस ऑफ बर्थ। RRCSP ये पहला शब्द है ना, इनसे लिया गया है ये। फिर हमारे सिस्टम में FTP सिस्टम लगता है, ऐसा नहीं कि भाई दो ही बंदे खड़े हैं, एक राहुल गांधी एक मोदी, जो जीत गया वो हो गया, वो दिखने के लिए होता है। हमारे तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वोटिंग हुई, मान लो 80 आदमी वोट ही ना डालने गए, ठीक है, 20 आदमी डालने गए और उन्होंने एक जने को 15 दे दिया, अरे तो भाई वही MLA MP बन जाएगा। ऐसा नहीं कि 85 ने ना दिया, अरे वोट देने ना गए, यानी कि जिसकी ज़्यादा है ना बस उसी को बना देते हैं। फर्स्ट पास्ट पहले दे दो भाई उस बंदे को जो जीत गया। अब कुछ आर्टिकल हैं जो काम आते हैं सीधे सीधे। आर्टिकल 52 है, वो है राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है आर्टिकल 200, हम कोई भी पास करते हैं ना तो प्रेसिडेंट की एक्सेंट होती है सेंटर में, गवर्नर की होती है यहाँ। गवर्नर खुद पास कर देता है ना, तो राष्ट्रपति को कह दे बाबूजी मुझे लगता है आप इसमें देखो कि होना चाहिए कि नहीं, ये पास इन्होंने कानून बनाया सभा ने, तो जो गवर्नर अपनी हामी भरता है ना, एक्सेंट देता है, वो आर्टिकल 200 में आता है।
और गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 155 के तहत। और है ना, इनकी बहुत सारी पावर होती हैं गवर्नर प्रेसिडेंट की। इनकी पावर में बस ये अंतर है, मेजोरिटी, ये मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते गवर्नर, प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर बजट जो हम पेश करते हैं उसमें आर्टिकल 112 के तहत वो पेश किया जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसे हम बजट बोलते हैं, उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के तहत। अब पंचायत के कुछ आर्टिकल हैं 243, ये पंचायत आता है पार्ट 9 में, और म्यूनिसिपैलिटी आती है पार्ट 9A में। याद रखना 9A और 9B मत कर देना, 9 और 9A है ये 9वां है, ये 9वीं A है, ठीक है। 243 से 243 वो पंचायत में आती हैं। इसी के अंदर 2-3 चीज़ें आर्टिकल हैं जो भाई इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। 243 है ग्राम सभा, जो 18 साल से बड़े हैं उस गांव के वे ग्राम सभा हो गए। 243 जी पंचायत के क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारी हैं। 243 है फाइनेंस, कैसे पैसा कहाँ से आएगा पंचायत को। 243 ओ पे ख़त्म होगी थी ना बात, ओ फिर पी से शुरू होगी, पी से 243 जेड जी म्यूनिसिपैलिटी में आ गई भाई। पी के बाद ये जेड तक पहुंची, फिर जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसा कर दिया अलग देने की बजाय, 244 करने की बजाय। एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है आप, तो वो आर्टिकल आता है 315 से 323 के तहत। तो उसका अध्यक्ष होता है, वो 62 साल तक चुना जाता है या 6 साल मैक्सिमम। नियुक्ति करता है गवर्नर, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, हटा नहीं सकता भाई। ये सस्पेंड तो बेशक कर दे गवर्नर थोड़े दिन के लिए, हटाएगा नहीं, रिमूव होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। भाई सरकारें चलती हैं, उनको कभी कभी है ना लीगल सलाह की आवश्यकता पड़ती है। वो सलाह कौन देता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, वो आर्टिकल 165 के तहत गवर्न होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, ये मैं बता चुका हूँ। कुछ रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं वो कई बार पूछ लेते हैं। अभी है ना एक भाई, जैसे अगर वो लागू हो गया तो आर्टिकल 106 में बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 106 भाई, वीमेन रिजर्वेशन बिल का, लेकिन अभी प्रेसिडेंट ने नहीं किया है, हो सकता है थोड़े दिन में हो जाए वीमेन रिजर्वेशन बिल का, समझ रहे हैं। तो अभी तक 105 अमेंडमेंट हुए हैं, तो 101 वहाँ जीएसटी को लेके, जीएसटी लागू हुआ है 101 अमेंडमेंट। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज 102, जो ओबीसी हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी। यानी कि जो संविधान में है वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग हैं, और इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें। तो 105, तो ये 102 के तहत होगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। लेकिन इसमें है ना भाई, कौन बताएगा कि हर स्टेट में ओबीसी में कौन कौन आएगा? तो उसके लिए हर स्टेट निर्धारित करेगा। पहले ये था कि सेंटर निर्धारित करेगा, अब क्या है कि स्टेट भी बता सकता है, हरियाणा सरकार भी बता सकती है हमारे ओबीसी ये हैं, तो वो आर्टिकल 105 के तहत आएगा। आर्टिकल 105 नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105। अगर ये लागू हो जाता तो वीमेन वाला 106 हो जाएगा। हरियाणा में 90 एमएलए हैं, 10 एमपी हैं। एमपी 5 साल के लिए चुना जाता है लोकसभा का, ठीक है। एमएलए बनता है 5 साल के लिए, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है विधानसभा उसका। राज्यसभा में हरियाणा की 5 एमपी हैं और इनकी 6 साल की टर्म होती है, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। एक है ना, सबको शिक्षा का अधिकार होगा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था ये, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A के तहत सबको पढ़ने का अधिकार है, 14 साल तक फ्री में पढ़ाने का, भाई किसी को भी पैसा ना है तो भी वो पढ़ेगा। राइट टू एजुकेशन, मैंडेटरी एजुकेशन है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मैं बता चुका हूँ। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनते हैं आर्टिकल 178 के तहत। भाई उसको है ना पूरे विधानसभा को कौन चलाता है? एक बंदा बैठा होता बीच में, जैसे पहले मीरा कुमारी जी थी, बैठ जाइए सबको ऐसा वो करता है ना, वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, वो आर्टिकल 178 के तहत नियुक्ति होती है। और बहुत सी चीज़ें हैं, 1-2 वीडियो उनसे देख लेना। थैंक यू।